नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के आप सभी को बहुत सारे शुभकामना। दोस्तों, कल के पेपर के लिए भी आप लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा आपका पेपर हो, जितना आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। बहुत अच्छा आप कीजिएगा, मन में स्थिरता बना के रखिएगा, पेपर अच्छा होगा। ठीक है, हेडेक लेके नहीं बैठना है पेपर हॉल में, एक चीज़ ध्यान में रखना है। मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी काव्य शास्त्र वाला करवा दीजिए, तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगी कि काव्य शास्त्र में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं करवा पाई, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। मेरे पास तो पर्याप्त समय है, क्योंकि दिसंबर में जो अभी पेपर होने वाला है यूजीसी नेट का, उसका मैं फुल कोर्स यहाँ पे करवा दूंगी। 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, ऑल यूनिट करवाया जाएगा, और इसके साथ साथ पीडीएफ भी मिलेंगे। लेकिन आप लोगों के पास नहीं, क्योंकि कल आपका पेपर है। मैंने यहाँ पे मात्र 18 प्रश्न रखे हैं, वो भी रिवीजन के मकसद से, और इसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स को अपने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसका कि रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आपने बहुत पढ़ा रखा है, लेकिन स्पीड बढ़ाकर ही सही आप क्लासेस कीजिएगा, आपके लिए यूजफुल रहेंगी, चीज़ें आपको रिकॉल होगी। ठीक है, फालतू क्लासेस नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या है कि अभिनव गुप्त के निम्नलिखित में से 4 ग्रंथों में सम्मिलित नहीं है। समझ में आ गया कितने ग्रंथ है अभिनव गुप्त के? 4 ग्रंथ। कौन सा नहीं है ये बताना है अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य कोतु विवरण, तंत्रालोक, इनमें से सभी। तो कौन सा सही होगा बताइएगा दोस्तों इसमें से। तो बिल्कुल इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, सभी विकल्प संगत हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे तंत्रालोक के बारे में। तो तंत्रालोक जो है हमारा ग्रंथ, ये किससे संबंधित है? ये तंत्र शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? तंत्र शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। बात करेंगे हम, ये ग्रंथ जो इनके लिखे गए हैं, ये बेसिकली क्या है? इनका टीका है। इन्होंने, इनका ये मूल ग्रंथ नहीं है, ये इन्होंने टीका लिखी है। ठीक है, किस पे है पहले देख लेते हैं। अभिनव भारती जो है, जो हमारा ग्रंथ है ना नाट्य शास्त्र, जो कि भरत मुनि जी का है, उसकी टीका उन्होंने अभिनव भारती के नाम से लिखी है। ठीक है, आनंद वर्धन जी का ग्रंथ जो है वो है क्या? ध्वन्यालोक। आनंद वर्धन का ग्रंथ क्या है? ध्वन्यालोक। तो इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी है, ध्यान रखिएगा। काव्य कोतु विवरण, काव्य कोतु विवरण जो बोल सकते हैं इनका ग्रंथ है, यानी कि जो टीका लिखी गई है, ये मूल रूप से टीका है, इनका मूल ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो ये किसका है? तो ये भट्टतोत का जो ग्रंथ है काव्य कोतुब। भट्टतोत का क्या ग्रंथ है? काव्य कोतुब। काव्य कोतुब किसका? भट्टतोत का जो ग्रंथ है। तो वो उन भट्टतोत के ग्रंथ काव्य कोतुब पर उन्होंने काव्य कोतुब विवरण नाम से टीका लिखी है। समझ में आ गया? ये इनका हो गया व्याख्या। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, उम्मीद है आपको चीजें रिकॉल हो पा रही होंगी। प्रश्न संख्या 2 है, बताइएगा क्षेमेंद्र के ग्रंथ निम्नलिखित में से नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कवि कंठाभरण, सुवृत्त तिलक, औचित्य विचार चर्चा, 10 कुमार चरित, यह प्रयास नहीं किया गया है। तो बताइएगा कौन सा होगा। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। इनका ग्रंथ जो है 10 कुमार चरित नहीं है, बल्कि क्या है इसका ग्रंथ? कौन सा नहीं है? तो 10 कुमार चरित नहीं है। 10 कुमार चरित के जगह पे क्या होगा? दशावतार चरित। ठीक है, बाकी इनके ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे दोस्तों, क्या है? अपदीक्षित का ग्रंथ इनमें से नहीं है। अपदीक्षित का ग्रंथ इनमें से है। ठीक है, इन्हीं चीजों को तो ध्यान रखना है। अभी मेरे सामने पेपर रखा हुआ है, मतलब मैं सामने से पढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने कैसे पढ़ा कि मैंने ये देख लिया कि नहीं है, जहाँ पे नहीं है वो नहीं छूट रहा है। तो इस चीज को आपको पेपर में नहीं गलती करना है। ठीक है, इनका कौन सा ग्रंथ है ये पूछा जा रहा है। वृत्तवार्तिक, चित्रमीमांसा, कुबलियानंद, इनमें से सभी, यह प्रयास नहीं किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चंस का आंसर बताना है। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, इनमें से सभी सारे ग्रंथ जो हैं अपदीक्षित के हैं। प्रश्न संख्या 4 बताइएगा क्या सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, निर्दोषो लक्षणवती सरिति गुण भूषण, उपयुक्त पंक्ति किस आचार्य का है? ये संस्कृत में ये पंक्ति दी गई है, किस आचार्य का है बताना है। जयदेव का, क्षेमेंद्र का, हेमचंद का, जयदेव हो गया 2 बार, इनमें से प्रयास नहीं किया गया। कौन सा होगा बताना है, 4 नंबर का आंसर। तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा क्या? जयदेव का ये ग्रंथ है। अगला हम देखेंगे, अगला ग्रंथ है हमारा प्रश्न संख्या 5,
प्रश्न आपका कहता है, ये कुछ प्रश्न मैंने पाश्चात्य से भी रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। पेपर में आपके दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खैर हुआ था क्या, पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे हमारे काव्य शास्त्र से, लेकिन हो सकता है कल आपका पेपर है तो पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आपका है कि कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्राकृतिक का अनुकरण है, किस कथन किस आचार्य का है ये बताना है। इन्वर्टेड कॉमा में कथन को बंद कर लेते हैं। ड्राइडन का, वर्ड्सवर्थ का, कॉलरिज का, मैथ्यू अर्नोल्ड का यह प्रयास नहीं किया गया है, किसका है बताना है 5 नंबर में। तो बिल्कुल ये कथन किसका है, ड्राइडन का ये कथन है, ठीक है। एक दो और कथन में यहाँ पे जिक्र करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, कि कविता हमारे प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये कहते हैं वर्ड्सवर्थ जी। और कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम है, ये कौन कहते हैं, कॉलरिज जी। ये कौन कहते हैं, कॉलरिज जी कहते हैं। फिर तीसरा कथन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है, तो ये कहते हैं पीबी शैली। ऐसा आपने पढ़ा होगा, रिकॉल आपको हो गया होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे कि भामा ने काव्य हेतु माना है किसे, प्रतिभा को, शास्त्र ज्ञान को, अभ्यास को, इनमें से सभी या प्रयास नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शंस हो जाएगा कौन सा सही है, कि भामा ने किसे माना है ये बताना है। तो आपको भी पता है कि काव्य हेतु के संबंध में हर विद्वान अपना अपना अलग अलग विचार रखते हैं। इसी के क्रम में हम बात करेंगे तो भामा ने जो सिर्फ प्रतिभा को ही माना है। और अगर हम बात कर लेंगे प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, यानी कि तीनों को कौन मानते हैं, तो तीनों को मानते हैं दंडी जी हमारे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। प्रश्न संख्या हम 7 देखेंगे, बताइएगा। प्रज्ञा नमोनि में शालिनी प्रतिभा मत उपयुक्त पंक्ति काव्य प्रयोजन के संबंध में किस विद्वान का है, भट्टोत, अभिनव गुप्त, कुंतक, मम्मट या प्रयास नहीं किया गया है। 7 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा भट्टोत का है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपने पढ़ाई की हुई है। 8वां नंबर प्रश्न है, बताइएगा। रस के 4 अंग माने जाते हैं, ये तो समझ में आ गया कि रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ये बताना है। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, उत्पत्ति भाव, प्रयास नहीं किया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्पत्ति भाव नाम का कोई पदार्थ नहीं होता है इसमें, तो हो जाएगा आपका ऑप्शंस गलत। कौन सा, उत्पत्ति भाव की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका दिमाग में चल रहा होगा ना, बिल्कुल संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। अगर हम बात कर लेंगे विभाव, तो विभाव को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, आलंबन, और दूसरा क्या होता है, उद्दीपन। दूसरा भाव क्या होता है, उद्दीपन, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, मैंने सारे रिवीजन में रखे हुए हैं, धैर्य रखना है, क्लासेस के साथ बने रहना है, फायदे होंगे आपको, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 देखना है। उद्दीपन के 4 अंग होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ये बताना है। कायिक, सात्विक, आहार्य, अच्छा कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, ये चारों, इनमें से सभी या प्रयास नहीं किया गया है, कौन सा है। 9 नंबर का बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, इनमें से सभी है। अगर हम थोड़ा सा बात कर ले तो कायिक का मतलब क्या होता है, कायिक का संबंध काया मतलब शरीर से जो हमारी एक्टिविटीज होती है ना, वो चीजें कायिक के अंतर्गत आती है, ये हम बोल सकते हैं। वाच्य मतलब क्या होता है, बोलना होता है ना, तो बोलने से जो हमारा स्वर बोलना जो भी है, उससे जो हमारा निकलता है वो हमारा वाचिक है। आहार्य की बात करेंगे तो आहार्य का मतलब बेसिकली चीज आता है जो हम धारण करते हैं, जैसे कि आभूषण वगैरह, साज सज्जा वगैरह, ये सारी चीजें आती है। सात्विक की बात करेंगे तो सात्विक के अंतर्गत क्या आती है, मानसिक शुद्धता की बात की जाती है, होता है ना, मानसिक शुद्धता। तो आपको भी ये समझ में आ गया। सात्विक तो सुने हैं ना कि ये लोग बहुत सात्विक किस्म के हैं, यानी कि वो लोग मतलब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी चीज़ों को ये करते हैं ना, तो वो सात्विक हो गया। तो आपका ये चारों अंग और इनका ये डिफिनेशंस हुआ। आई होप आपको समझ में आए होंगे, मैंने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। प्रश्न संख्या 10 से बताइएगा कि निम्नलिखित में से बताइए सात्विक भाव के कितने भेद हैं। 5, 6, 4 या 7, जल्दी से आंसर दीजिएगा। उम्मीद है आपने पढ़ रखा है।
क्या हो जाएंगे, तो 7 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं इनके, तो बताना है। मैंने आगे रखा हुआ है, मैं इसे अभी बता दे रही हूँ एक बार। स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच है, कंप है, वैवरी है, अश्रु है, प्रलय है। मैं आगे रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, बताइएगा। असत्य विकल्प को चुने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की है। दूसरा, भरत मुनि ने भावों की संख्या 48 माना है। भरत मुनि ने 8 अस्थाई भाव, 8 सात्विक भाव माना है तथा संचारी भावों की संख्या 33 माना है। यह प्रयास नहीं किया गया, आपका सरकारी ऑप्शंस है। कौन सा सही होगा बिल्कुल बताइएगा। तो आपको पता है कि भावों की संख्या भरत मुनि ने 48 नहीं माना है बल्कि 49 माना है, ठीक है, 49। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 12 नंबर प्रश्न है आपका। रस सूत्र के व्याख्याकारों में असंगत विकल्प चुने। कौन सा असंगत है ये बताना है। भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, यानी कि एक तरफ इधर हम बोल सकते हैं कि आपके आचार्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी व्याख्या जो की गई है ये चीजें दी गई है, ठीक है। भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमतिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, सभी विकल्प संगत हैं और प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल आपने पढ़ रखा है, सभी विकल्प आपके संगत हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ बात कर लेंगे तो भट्टलोलट का जो है वो किससे संबंधित है, तो ये मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा दर्शन से संबंधित है। शंकु की बात करेंगे तो ये न्याय दर्शन से संबंधित है। भट्टनायक की बात करेंगे तो ये सांख्य दर्शन से संबंधित है, ठीक है। ये बिल्कुल आपको रिवीजन करके जाना। ये सारी चीजें आपके जहन में बोलते हैं ना एकदम रट्टा लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप सो के जगह ना कोई अगर आपसे पूछ दे कि भट्टनायक किस दर्शन से संबंधित है तो आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है। अभिनव गुप्त जो है वो शैव है, ठीक है, ये हो गया आपका। और बाकी ये आप देख सकते हैं, अगर ये आपके जहन में है तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 13 है, बताइएगा। निम्नलिखित में से मानव वैज्ञानिक चिंतक नहीं है कौन सा। ठीक, लाइट थोड़ा बंद कर दीजिए ना। सिंगडम फ्रायड, एडलर, यूंगुनी, एलिस, तो कौन सा होगा इसमें से ये बताना है। ये इनका पूरा नाम दिया गया है पाश्चात्य विद्वानों का, कौन सा होगा, कौन सा नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यूंगिनी नहीं होता, यूंग है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, कार्ल गुस्ताव यूंग, ठीक है। तो यही बस अंतर था, बाकी ये सारे विद्वान को आप ध्यान रख लीजिएगा। ये हैं आपके पाश्चात्य के जो मानव वैज्ञानिक चिंतक के रूप में आते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं मानव विश्लेषणवाद आचार्य, ठीक है। अगला हम देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से अस्तित्ववादी चिंतक नहीं है कौन सा बताना है। इसमें है सोरेन किरकेगार्ड, मार्टिन हेडगर, कार्ल जास्पर्स, जियोपाल सार्त्र, इनमें से सभी यह प्रयास नहीं किया गया है। तो अस्तित्ववादी कौन है, तो अस्तित्ववादी में इनमें से सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 5। अगला देखेंगे हम प्रश्न 15 नंबर पे हैं। निम्नलिखित में से नई समीक्षक नहीं है कौन सा, ये बताना है। नई समीक्षक के अंतर्गत कौन नहीं आएंगे। आपको पता है रेमंड लिविस, एलन टेट, टीएस इलियट्स, क्लिफ ब्रुक्स, प्रयास नहीं किया गया है। 15 नंबर का बताइएगा दोस्तों कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि टीएस इलियट्स नए समीक्षक के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी आपके जितने भी दिए गए हैं नाम थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन ध्यान रख लीजिएगा, मैंने जैसे याद रखा है लिवी स्टेट ब्रुक्स ऐसे करके, ठीक है, समझ में आ जाएंगे आपको और याद भी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 10 है, बताइएगा। 10 कैसे आ गए 10, अच्छा 16 होगा ये वाला, ठीक है। मैं भी सोची 15 के बाद 10 कैसे आ जाते हैं, मेरी मैथ इतनी खराब है क्या। देखते हैं, प्रश्न है आपका कि काव्य के सामान्य शीर्षक के अंतर्गत केवल काव्य पर ही नहीं बल्कि काव्य के विविध भेदों, उनके विशिष्ट प्रयोजनों, कथनांक की संरचना, उनके घटक खंडों की संख्या, प्राकृत या इनसे संबंधित अन्य विषयों पर भी मैं विचार करना चाहता हूँ। उपयुक्त कथन किसका है ये बताना है। अरस्तु का, प्लेटो का, रिचर्ड का, इलियट्स का, यह प्रयास नहीं किया गया है।
किसका होगा कथन, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं, ये किसका कथन है, तो ये कथन है अरस्तु का। प्रश्न संख्या 17 है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। प्रत्येक कवि शिक्षक होता है, मैं चाहता हूं कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है, वर्ड्सवर्थ का, रिचर्ड का, अरस्तु का, या प्रयास नहीं किया गया है। तो बिल्कुल ये किसका है, वर्ड्स में ये सारी बातें बोल रही है, वर्ड्सवर्थ। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, जब चीजें याद नहीं हो ना आपको, तो मैं तो मतलब बचपन वाले में देखो हम लोग जिस तरह अल्फाबेट्स वगैरह 1 2 3 ओ आ हर से इधर ये सब चीजें हम लोग याद रखें ना रट के, तो बहुत सारी चीजें हैं जो रटना ही पड़ता है। वर्ड्स इस तरह करके याद रखें चीज़ों को, तो इस तरह आप भी रिपीटेशन से भी चीज़ें याद रख सकती है। ठीक है। कभी कभी आपको एक चीज़ मानना होगा, कभी कभी चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारी बोलते हैं ना कि एक्टिविटीज़ में चीज़ें हो जाती है। ठीक है। जैसे कि हम लोग टाइपिंग करते हैं तो मतलब एक एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि इस वर्ड से क्या होगा, लेकिन हमारी उंगलियों को पता होता है ना। देखिए बहुत बारी आपने ये भी देखा होगा कि मैंने ऑप्शंस में गलत रखा है, लेकिन मैं जब उसे बोल रही हूँ ना तो वो सही ऑप्शन से बोला जा रहा है। क्यों पता है, क्योंकि हमारे जहन में, हमारे लिप पे वो चीज़ें बैठ गई है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए एग्जाम्स में पेपर बिल्कुल ध्यान से देना है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, फंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है, इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाले घटनाओं की विघटित बिंबावलियों से है। साहित्य या कल्पना में यह तकनीक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। उपर्युक्त कथन किसका है, बच्चन सिंह का, मुक्तिबोध का, रामचंद्र तिवारी का, केदारनाथ सिंह का, यह प्रयास नहीं किया गया है। 18 नंबर का आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल ये कथन किसका है, तो ये बच्चन सिंह का कथन है। तो अभी मैंने यहाँ पे 18 प्रश्न कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि 18 प्रश्न में आपके 13-14 का प्रश्न तो आपके सही ही हुए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न हम नहीं बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको किसी भी काव्य शास्त्र के बुक में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है चीज़ें। ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा, मैं स्लाइड लगा लेती हूँ अपना पेपर पेज वाला। ठीक है। 1 मिनट। बस 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों, तुरंत हो जाएगा मेरा। जल्दी से अब रिवीजन करेंगे काव्य शास्त्र को। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा दिख पाए। हाँ, ऊपर वाला शायद कटा होगा, क्योंकि मैंने ये स्टूडियो में ऐसा क्रब वाला ऑप्शन लगाया है ना कि मैं सही भी नहीं कर पा रही हूँ कि ऊपर से साइड से थोड़ा सा कट रहा है। बेसिकली ये चीज़ें जो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, ये पास हमारे संस्कृत के काव्य शास्त्र है ना। मैं थोड़ा सा पेन ले लूँ। संस्कृत के काव्य शास्त्र की जो क्रम आते हैं, उनकी रचनाएं, वो हम रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है अब आपको सही दिखेंगे, देख सकते हैं। पहला हम बात कर लेते हैं भरत मुनि। 2वीं शती इसका समय आ जाता है। नाट्य शास्त्र का ग्रंथ है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। भामा का समय है 6वीं शती और इनका ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। दंडी का समय है 7वीं शती और इनका ग्रंथ का नाम है क्या, काव्यादर्श। उद्भट का समय है 8वीं शती और इसका ग्रंथ का नाम क्या है, काव्यालंकार सार संग्रह। वामन का समय है 8वीं शती, काव्य अलंकार सूत्र। पेन थोड़ा सा चेंज कर लूँ, क्योंकि जब मैं खुद इसको पढ़ के जब इसका हुलिया बर्बाद की थी ना, तभी मैंने रेड पेन से ही पढ़ा था। देख रहे हैं आप मार्क पहले से ऑलरेडी, ये मैंने पीडीएफ में मार्क नहीं किया है, ये हमारे लिखे हुए घिसे हुए मार्क हैं इसमें किए हुए। ठीक है। तो थोड़ा सा समझिएगा। भामा 6वीं सदी काव्यालंकार, दंडी 7वीं सदी काव्यादर्श, उद्भट 8वीं सदी काव्यालंकार सार संग्रह, वामन 8वीं सदी काव्यालंकार सूत्र, रुद्रट 9वीं सदी काव्यालंकार, आनंदवर्धन 9वीं सदी ध्वन्यालोक, राजशेखर 10वीं सदी काव्य मीमांसा, भट्टोत 10वीं सदी काव्य कौतुक, अभिनव गुप्त 10वीं सदी तंत्रालोक, कुंतक 10वीं सदी वक्रोक्ति जीवितम, धनंजय 10वीं सदी 10 रूपक, महिम भट्ट 11वीं सदी व्यक्ति विवेक, भोजराज 11वीं सदी सरस्वती कंठाभरण, क्षेमेंद्र 11वीं सदी
श्रृंगार प्रकाश और कवि कंठाभरण, इनका 2 ग्रंथ है यहाँ पे, ठीक है। अगला मम्मट 11वीं सदी काव्य प्रकाश, मम्मट 11वीं सदी काव्य प्रकाश। रुच्यक 12वीं सदी अलंकार सर्वस्व। शोभाकर मित्र 12वीं सदी अलंकार रत्नाकर। वाग्भट प्रथम 12वीं सदी वाग्भट लंकार। हेमचंद 12वीं सदी काव्यानुशासन। रामचंद गुणचंद 12वीं सदी नाट्य दर्पण। तो देख रहे हैं, मैंने बोलते हैं ना आप लोग नोट्स कैसे बनाते हैं, देखिए ना मैंने पूरा काव्य शास्त्र का जो की पॉइंट है ना, मैंने यहाँ 8-10 पेज में इसको कर लिया है अपना, बिल्कुल वो जीरोक्स वाला पेज आता है ना, मैं उसी में करती थी, आप देख सकते हैं ये, ठीक है, A4 साइज वाला जो आता है। अगला है हमारा शारदा तनय 13वीं शती भाव प्रकाश। जयदेव 13वीं शती चंद्रालोक। विश्वनाथ 14वीं शती साहित्य दर्पण। विद्यानाथ 14वीं शती प्रताप रुद्र यशोभूषण। भानुदत्त 14वीं शती रस मंजरी और रस तरंगिनी। रूप गोस्वामी 16वीं सदी उज्ज्वल नीलमणि। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी रस गंगाधर। विश्वेश्वर पंडित 18वीं सदी अलंकार कौतुक। तो ये इनका ग्रंथ का नाम हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक जैसी रचना वाले, मैंने अपने PhD वाले साहित्य अकेडमी में इसका शॉर्ट्स भी बनाया था, ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पे करवा देती हूँ एक जैसी रचना वाले। मैंने याद भी कैसे कैसे किया है आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड साइड में आप ट्रिक भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है ना, मुझे ये सारी चीज़ें याद भी मैंने कैसे किया है वो भी साइड में लिखा हुआ है, क्योंकि ये घिसा पिटा है मेरा तो उसमें मिलेगा ही। इसमें देखिए काव्य मीमांसा को मैंने याद किया, यहाँ 100 उठाया, यहाँ 100 उठाया, देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मार्क टाइप से मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे साहित्य दर्पण व से मैंने इसको जोड़ के किया याद, ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। काव्य मीमांसा, इसका ग्रंथ का क्या है, राजशेखर। चित्र मीमांसा अप दीक्षित। साहित्य मीमांसा रुच्यक, एक नाम जैसे हैं, ठीक है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। काव्य दर्पण राम दहीम मिश्र। नाट्य दर्पण रामचंद गुणचंद। हृदय दर्पण भट्ट नायक। सरस्वती कंठाभरण भोजराज। कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र। काव्यालंकार भामह। काव्यालंकार रुद्रट, ठीक है। तो ये मैंने एक नाम वाले करवा दिए यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है आपके रिवीजन हुए होंगे, और मैं क्या ही कह सकती हूँ दोस्तों। अभी ये थोड़ा सा इधर ये कटकुट को ध्यान में नहीं दीजिएगा, ये जब मैं लिखती थी ना तो उसमें ये आज आ गया है, मतलब लिखती जब मैं अपना पढ़ाई करती थी ना, देख सकते हो 2021 वाला है, तो पूरा बोलते ना कि ये अपने आप को बोल के रखी हुई थी कि मैं ये हूँ वो हूँ इस टाइप से, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की हम बात कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपके बनते हैं। सबसे पहले आते हैं सुकरात, ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लेटो। प्लेटो का समय है 427 से 347 ईसा पूर्व। अरस्तु, अरस्तु का संबंध है 384 से 322 ईसा पूर्व। हॉरेस 65 से 8 ईसा पूर्व। लोंजानस 1 से 3वीं सदी। डॉन्टे 1265 से 1321 ईस्वी। फिर इसके बाद है जॉन ड्राइडन 1265 से 1319 ईस्वी। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1709 से 1784। हिंगले 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770। कॉलरी 1772। पीबी शैली 1792। कार्ल मार्क्स 1818। मैथ्यू अर्नोल्ड 1822। किरकेगार्ड 1832। सिगमंड फ्रायड 1856। वेनेदोते क्रोचे 1867। टी.एस. इलियट्स 1888। जॉन के रैनसम 1888, ये दोनों का 1888 ही है, ठीक है। I.A. रिचर्ड 1893। सात्र 1905, ठीक है। रोला बर्थ सबसे लास्ट आता है 1915 इसका दिया गया, ठीक है। ये देख सकते हैं साइड में कितना बढ़िया से यहाँ लिखा हुआ है। जब मैं लॉज में रहती थी ना तो ये मेरा स्लीपिंग टाइम होता था 10 से 11, 11 से 12, 12 से रात का बात कर रही हूँ, 2 से 3 बजे तक मैं सोती थी, उसका टाइम बनाती थी। रिवीजन पढ़ती थी ना तो सामने लिख लेती थी। अब तो आपको भी पता है कि आपने कॉपी में बहुत सारा कुछ लिखते ही होंगे, क्या बोले। अब यहाँ पे देखिए विचारक, उनका जन्म स्थान है, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में। अरस्तु का जन्म हुआ था मौक दुनिया में। लोंजानस का जन्म हुआ था यूनान में। वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कॉलरिज का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। क्रोचे का जन्म हुआ था इटली में। टी.एस. इलियट्स का जन्म हुआ था अमेरिका में। I.A. रिचर्ड का जन्म हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ आपके दिए गए हैं पाश्चात्य विचारक, बोल सकते हैं विचारक, और यहाँ पे उनके दिए हैं क्या, सिद्धांत। तो एक बार इसका भी रिवीजन करते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी।
अनुकरण का सिद्धांत दिया है प्लेटो ने। विरेचन त्रासदी का सिद्धांत जो है वो दिया अरस्तु ने। उदात्त सिद्धांत, और उदात्त सिद्धांत को ही औदात्यवाद भी कहा जाता है, ये दिया है लोंजाइनस ने। द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया है हिंगल ने। स्वच्छंदतावाद का सिद्धांत दिया है वर्ड्सवर्थ ने। कल्पना का सिद्धांत दिया है कॉलरिज ने। अस्तित्ववाद का सिद्धांत दिया है सोरेन किरकेगार्ड ने। फिर बात कर लेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है किसने? कार्ल मार्क्स ने। प्राकृतिकवाद का सिद्धांत दिया है एमिल जोला ने। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है फ्रायड ने। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया है बेनेदोते क्रोचे ने। महायथार्थवाद का सिद्धांत दिया है जॉक लुकाच ने। ठीक है, जॉक लुकाच ने, लुकाच ही होना चाहिए, हाँ। अगला देखेंगे यहाँ पे बिंबवाद। बिंबवाद का सिद्धांत किसने दिया? टी.एस. ह्यूम ने और एजरा पाउंड इससे संबंधित है बिंबवाद से। नैतिकता, वस्तुनिष्ठ समीकरण, परंपरा सिद्धांत, उपन्यास का अंत का सिद्धांत किसने दिया है? ये सारे इतने सारे सिद्धांत हैं, यहाँ पे आपके एक हो गए, ये 2, ये 3 और ये 4। ये किसने दिए? ये टी.एस. इलियट्स ने दिए हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हम संप्रेषण का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत, अर्थमीमांसा का सिद्धांत किसने दिया है? अर्थमीमांसा का सिद्धांत जो है वो रिचर्ड ने दिया। ये चीज इसमें से याद रखना है। ठीक है, यथार्थवाद, यथार्थवाद का सिद्धांत किसने दिया है? कॉर्वे ने दिया है। संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया है? प्रोफेसर फॉर्दिनाथ ने। डी सेस्यूर, प्रोफेसर फॉर्दिनाथ डी सेस्यूर। उत्तर संरचनावाद का सिद्धांत और विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? जॉक देरिडा ने दिया है। उम्मीद है ये सारे सिद्धांत आपके यहाँ से कवर हो गए होंगे। इसे ही कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। अब अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ, क्योंकि मुझे पानी प्यास लग गया है और हमारे आसपास जल हमको दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में। अगला हम देखेंगे दोस्तों पाश्चात्य काव्य चिंतक और इनके ग्रंथ। देख रहे हैं, पहले हमको इतना भी नहीं पता था कि पाश्चात्य शास्त्र में काव्य नहीं लगता है। पाश्चात्य शास्त्र के चिंतक और इनकी रचना। प्लेटो, प्लेटो का संबंध, ग्रंथ, एक तरफ ग्रंथ लिख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट जो है वही सब बताते हुए चलूंगी। प्लेटो का है रिपब्लिक, स्टेटस में, लॉज इयोन, एपोलॉजी, सिंपोजियम, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला देखेंगे अरस्तु। अरस्तु का हो जाएगा पेरीपोइटिकेस ऑन पोइटिक्स, रिटोरिक, पोइटिक्स। लोंजाइनस का है पेरीहुप्सिस ऑन दी सबलाइम, ये किसका है? लोंजाइनस का है। द्वांते का देखेंगे, द्वांते का है दी वल्गरी एलोकावेसिया। ठीक है, तो ये सब तो मुझे भी ये वाला याद नहीं, देखा जिसे मार्क मैंने रेड से किया ना वही मुझे ज़्यादा याद भी है। ठीक है, अगला देखेंगे इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। है तो मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मैंने लिखा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखा है, ग्रंथ बहुत मिलते हैं। वर्ड्सवर्थ का जो है वो क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल वैलेट्स और द प्रिल्यूड। कॉलरिज का है बायोग्राफिया लिटरेरिया, लेक्चर्स ऑन लिटरेचर, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ चर्च एंड स्टेट, ये किसका है? कॉलरिज का है। कॉलरिज का एक और है एड्स टू रिफ्लेक्शन, तो ये किसका है? कॉलरिज का है। कॉलरिज का मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ जी का है लिरिकल बैलेट्स, द प्रिल्यूड। कॉलरिज का है बायोग्राफी लिटरेरिया, लेक्चर्स ऑन लिटरेचर। फिर है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ चर्च एंड स्टेट। अगला है कॉलरिज का एड्स टू रिफ्लेक्शंस। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम कार्ल मार्क्स का। देखते हैं दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। देख रहे हैं ना आप, पहले मार्क पहले देखिए कि कॉपी में मतलब कितने ज़्यादा मार्क है, मतलब कितनी ज़्यादा बार मैंने इसको पढ़ा होगा जो इसका हालत ये है। ये तो सामने से आपका पीडीएफ बना है ना, तो पीडीएफ आपको थोड़ा सा साफ दिख रहा है, सामने से देखिएगा इतना भी आपको साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये किसका हो जाएगा? कार्ल मार्क्स का। ठीक है, आगे चलते हैं। इलियट्स का देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलियट्स का है, शायद सही से नहीं दिख पा रहा होगा आप लोगों को। सेलेक्टेड एसेज, एसेंट एंड मॉडर्न, पोइट्री एंड ड्रामा, दूसरा है ऑन पोइट्री एंड पोइट्स, द सीक्रेट वुड, द वेस्टलैंड, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये किसका हो गया? टी.एस. इलियट्स का है। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूं, टी.एस. इलियट्स का सेलेक्टेड एसेज,
एसेज, एसेंट एंड मॉडर्न, पोइट्री एंड ड्रामा, ऑन पोइट्री एंड पोइट्स, द सीक्रेट वुड, द वेस्टलैंड, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, अगला देखते हैं हम। आइए रिचर्ड, इंपॉर्टेंट है। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, ध्यान से सुनिएगा। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरिया क्रिटिसिज्म, पोइट्रीज एंड साइंसेज, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑन ऑफ रिटोरिक। दोबारा मैं फिर से रिपीट कर दूं रिचर्ड का। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरिया क्रिटिसिज्म, पोइट्रीज एंड साइंसेज, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक। तो आइए रिचर्ड का हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो ये मैंने जो इसमें 3-4 को बताए हैं ना, इसको थोड़ा सा देखिएगा। मैंने यहाँ पे एक रिचर्ड बता दिया है, टीएस इलियट्स को बताया है, जो जोर देके जो मैंने बताया है इनको। फिर यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड, कार्ल मार्क्स को बताया है। मैथ्यू अर्नोल्ड देख लीजिएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड को मैंने करवाया है या नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। कॉलरिज को देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब इससे नहीं देखना है तो आप अपने उससे भी देख लीजिएगा। इसे 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा नेचर है, मौसम का दूसरा। मेरा नाम एक्चुअली में मौसम ही है और मैं निक नेम माही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखे हैं, मौसम का दूसरा नाम संघर्ष है। पढ़ने के टाइम में खुद को मोटिवेट करने के लिए ना ऐसे कुछ भी लिखते। देखिए ये वाला चीज़ आपका जो ऊपर मैंने करवा दिया। आगे चलते हैं हम। आगे ये सब कुछ देख चुके हैं। मैं थोड़ा सा, ये वाला तो आपने देख ही लिया है सारे ग्रंथ का नाम। और ये मैंने प्रश्न के माध्यम से करवाए थे आपको कि नाट्यशास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है। अभिनव भारती के नाम से इसका टीका लिखा गया था। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन ध्वन्यालोक लोचन के नाम से। फिर यहाँ पे काव्य कौतु भट्टोत का काव्य कौतु विवरण, ये तो मैंने प्रश्न में करवा दिया है। क्षेमेंद्र का ग्रंथ भी देख लिया, परीक्षित का भी ग्रंथ देख लिया है प्रश्न के माध्यम से। अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे काव्य लक्षण के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। है आपका काव्य लक्षण में कि शब्दार्थों सहितो काव्यम गध चो तद्विधा, किसका है ये, भामा की पंक्ति है। शरीर तब दृष्टियार्थ व्यभिचिन्ना पदावली दांडी का है। इंपॉर्टेंट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को रखा है। बाकी अगर नहीं भी आप पेपर में आ जाता है तो मैं छोड़ देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। काव्य शब्दों असगुणोलंकार संस्कृतियों शब्दार्थियों वामन का है। ठीक है, नानु शब्दार्थों काव्यम रुद्रट का है। अगला देखेंगे शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्य, ये किसका है, कुंतक का है। थोड़ा संस्कृत का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तद दोषो शब्दार्थों सगुणोलंकृति पुनः क्वापी मम्मट का है। ठीक है, अगला साधु शब्दार्थों सौंदर्य गुण अलंकार विभूतम, किसका है ये, वाग भट्ट का है। ठीक है, मैंने एक एक की पॉइंट बना के इसको याद रखा है, इसलिए देख रहे हैं बीच बीच में लाइन में कहीं कहीं मार्क किया हुआ है, एक जगह 2 जगह देख रहे हैं ना, ऐसे ही मैंने किया है। सहृदय हृदयाल दिशा शब्दार्थिम, अरे भगवान आप ही देख लेना इसको। ठीक है, आनंदवर्धन का है। ठीक है, अगला राजशेखर का है। गुणवदलंकृत्य च वाक्यम, किसका है, राजशेखर का है। ठीक है, अगला देखते हैं वाक्य रसात्मक काव्यम में किसका है, विश्वनाथ का है। दूसरा है रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, किसका है ये, जगन्नाथ का है। तो मैंने कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बताया है, इसका रिवीजन आपका हो गया। अब आगे देखते हैं रस के अंग के बारे में। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव के 2 भेद हुए हैं, एक है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, जिसका मैंने एक्सप्लेन ऊपर भी किया था। सात्विक के अंतर्गत आते हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, कंप, वैवर्य, अश्रु और प्रलय। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रस्तोता रस और इसके अस्थायी भाव।
भरत मुनि ने माने हैं श्रृंगार रस, रति है इसका स्थाई भाव। इतने यहाँ जितने दिए गए ना 8 रसों की संख्या 8, तो ये इनका रस और स्थाई भाव भरत मुनि ने माने हैं, ये यहाँ पे 8 दिए हुए हैं। हास्य, हास्य का हो जाएगा हास, रौद्र का हो जाएगा क्रोध, करुणा का हो जाएगा शोक, वीर का हो जाएगा उत्साह, अद्भुत का हो जाएगा विस्मय, विभत्स का हो जाएगा जुगुप्स, भयानक का हो जाएगा भय, शांत का हो जाएगा निर्वेद, प्रयाण रस का हो जाएगा स्नेह, वात्सल्य रस का हो जाएगा वात्सल्यता, भक्ति रस का हो जाएगा ईश्वर विषयक भक्ति। ठीक है, अगला हम देखते हैं भरत मुनि के रस सूत्र के बारे में। ऊपर मैंने प्रश्न में रखा था, भट्टलोलट का संबंध है मीमांसा दर्शन से, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ठीक है, श्री शंकुक न्याय से संबंधित, अनुमतिवाद, न्याय देंगे तब शंख बजाना, ऐसे करके मैंने इसको याद रखा था। भट्ट नायक, नायक नायक लोगों के पास सांख्य, सांख्य मतलब संख्या यानी कि पैसा बहुत होता है, ऐसे मैंने इसको याद किया था। और वो लोग भुक्ति यानी कि बहुत चीज़ों का भोग करते हैं, सुख सुविधा यूज करते हैं, तो भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त शैव, अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभी जो नया क्लासेस में बैचेस जो बोलूँगी शुरू करूँगी ना, उसमें मैं सारे मतलब इसके साथ साथ ना मैं इसको याद भी करवाते हुए चलूँगी। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को रिविजन करवा रही हूँ, उतना नहीं कर पा रही हूँ। भरत मुनि की बात करेंगे तो भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा के सूत्रपात भरत मुनि को माना जाता है। बालदेव उपाध्याय ने इसका समय कितना माना है, 2वीं शती माना है। अब इसकी रचना को बात कर लेते हैं। नाट्य शास्त्र इनकी एकमात्र रचना है, 36 अध्याय है, 500 श्लोक हैं। इसकी टीका अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के नाम से लिखी है। ये रस संप्रदाय सिद्धांत के संस्थापक हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र और नाटक दोनों को पंचम वेद माना है। और क्या दिया है सूत्र, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, किसका है ये पंक्ति, तो भरत मुनि का है। इन्होंने नाटक को वाग्मय का सर्वश्रेष्ठ कृति होगा, शायद सर्वश्रेष्ठ कृति स्वीकार किया। वाग्मय बोला जाता है, साहित्य शब्द जब नहीं आया था ना, तो साहित्य के लिए वाग्मय शब्द का प्रयोग होता था, तो साहित्य के लिए आप मान सकते हैं। भरत ने नाटक के 4 अंग माने हैं। कौन कौन से हैं, पाठ्य, अभिनय, संगीत, रस। पाठ्य का दूसरा क्या है, वस्तु तत्व। अगला चलेंगे, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें रस को इन्होंने प्रथम 3 अंगों में विभाजित, ये सब छोड़ दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी। ऊपर भी मैंने रस के बारे में करवाया था, यही चीजें वहां भी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भरत मुनि ने वीर रस के भी 3 भेद किए हैं, युद्ध वीर, धर्मवीर, दानवीर। ये काफी वो टीजीटी पीजीटी वाला में पूछा जाता है ये प्रश्न। इन्होंने हास्य व्यंग की उत्पत्ति श्रृंगार रस से मानी है। तो समझ में आ गया, हास्य रस की उत्पत्ति किससे मानी है, श्रृंगार रस से मानी है। इन्होंने 4 प्रधान रस माने हैं। कौन कौन से प्रधान रस, 4 ही होते हैं, 4 से ही इन्होंने 4 को निकाला है, तो उन्होंने 8 माना है। 4 मुख्य रूप से कौन को, श्रृंगार रस, हास्य, वीर रस, अद्भुत, रौद्र रस, करुण, विभत्स रस, भयानक। तो ये आपका हो गया। अगला देखेंगे हम, नाट्य शास्त्र में श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के 4 अंग माने हैं। कौन कौन से, 4 अलंकार माने, क्षमा दोस्तों, 4 अलंकार माने हैं। उपमा, दीपक, यमक और रूपक पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 मानते हैं। नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है, 49। 33 संचारी भाव, 8 अस्थाई भाव और 8 सात्विक भाव। प्रश्न में भी किए हैं, आपके रिवीजन बहुत अच्छे हो गए होंगे। नाट्य शास्त्र में 24वें और 34वें अध्याय में नायक नायिका के भेद का चित्रण है। उन्होंने विभत्स रस को नाटक के लिए वर्जित रस माना है। तो किसे वर्जित माना है, तो विभत्स रस को, इंपॉर्टेंट है। अगला हम चलेंगे भामा की ओर। आचार्य भामा संस्कृत भाषा, ये तो हो गया, इनको हटाओ ये सब चीज। 6वीं शती इनका समय हो जाता है। और भामा का किससे संबंध है, तो अलंकार संप्रदाय से है। इतना मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं, फिर आप लोग के पास क्लासेस पहुंचना भी जरूरी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इन्होंने अलंकार में इन्होंने वैदर्भी गौड़ी दोनों रीति को एक ही माना है। अच्छा, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, बीच से मैं बताऊंगी। तो दंडी, दंडी का समय आपने देख लिया, इनका ग्रंथ भी देख लिया है। मुझे नहीं लगता अब इसमें मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, है तो बहुत सारा, देख सकते हैं।
वामन, वामन का है। विशिष्ट पद रचना रीति, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है ना, विशिष्ट शब्द रचना रीति हो गया इनका, ठीक है। रीति को काव्य की आत्मा, रीति रात्मक काव्यम, काव्यस, रीति रात्मक काव्यस किसने माना है? वामन ने। भामह और दंडी दो रीति मानते, वैदर्भी और गौड़ी। वामन ने पांचाली रीति की उद्भावना की थी। अगला देखते हैं। आनंदवर्धन ने रीति के लिए संघटना शब्द का प्रयोग किया है और भोजराज ने रीति के लिए अवंती शब्द का प्रयोग किया है, इंपॉर्टेंट है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता हैं। कुंतक वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है, वक्रोक्ति जीवितम आगे देख भी चुके हैं। इन्होंने कहा है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रोक्ति काव्य का जीव या प्राण है। कौन कहते हैं? कुंतक जी। कुंतक ने वक्रोक्ति को वैगद्य भंगिनीते कहा है इन्होंने, आगे देखेंगे। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति वर्ण से लेकर प्रबंध तक व्याप्त है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। ये वाला भेद पूछा जाता है, वक्रोक्ति के भेद कितने हैं? तो 6 भेद हैं वक्रोक्ति के। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंधन वक्रता। तो 6 हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा जहन में याद रख लीजिएगा। एक समय था ना कि यूजीसी नेट वाला पेपर में ना मतलब हर साल 1-2 इसके पूछ लिए जाते, अभी तो इसके अंदर से चीजें डिफाइन करके पूछी जा रही है, ठीक है। अब अगला देखते हैं। वक्रोक्ति के कितने अध्याय वगैरह हैं ये तो नहीं है इतने। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन ध्वन्यालोक देख लिए थे हमने। ध्वनि के 3 भेद हैं, याद रखना है। ध्वनि के कितने भेद हैं? 3 भेद। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। ध्वन्यालोक की टीका वाला ये तो हम लोगों ने देख लिया है पहले ही। ध्वनि विरोधी आचार्य में कौन कौन आते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करके रखा है, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुकुल भट्ट, अविधावृत्ति मातृका इनका ग्रंथ का नाम हो जाएगा, ये ध्वनि विरोधी आचार्य हैं। भट्ट नायक, हृदय दर्पण, महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक, कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम, धनंजय, 10 रूपक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि सिद्धांत मूलतः व्याकरण के स्फोटवाद पर आधारित माना जाता है, स्फोटवाद पर आधारित माना जाता है। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद, तो उतना ही नहीं। आगे चलते हैं। और कितना है भाई, देख ले रहे हैं। औचित्य का क्षेमेंद्र आपने तो ये शुरू में जाना ही होगा। औचित्य संप्रदाय के प्रणेता कौन है? क्षेमेंद्र, 11वीं शताब्दी इनका समय आ जाता है। औचित्य विचार चर्चा इनकी पुस्तक का नाम है। औचित्य के इन्होंने, क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद किए, बस ये इतना याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं भेद कैसे किए हैं, पद रचना, पद परार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, लिंग, ये सब करके किए हुए हैं। उद्भट, भामा ने 2 ही वृत्ति मानी है, ग्राम्या और उपनागरिका। उद्भट ने 3 वृत्ति मानी है, पौरुषा, ग्राम्या और उपनागरिका। उद्भट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा देखिएगा इसको कि भामा ने 2 रीति मानी है, ग्राम्या और उपनागरिका, और उद्भट ने 3 रीति मानी है, पौरुषा, ग्राम्या और उपनागरिका, ठीक है। रुद्रट, रुद्रट काव्य अलंकार, इसका रचना तो पता है। राजशेखर, राजशेखर का ये नाटक है। बाल रामायण, बाल महाभारत, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं देखिएगा, ये सब मत देखिएगा, उतना ज़्यादा नया चीज़ दिमाग में ले भी नहीं पाइएगा। प्रतिभा, इस ये वाला देखिए यहाँ पे, राजशेखर ने। राजशेखर ने प्रतिभा के 2 भेद माने, गायत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। गायत्री प्रतिभा क्या होती है दोस्तों, और भावित्री प्रतिभा क्या होती है?
इन्होंने वचन विन्यास क्रम को ही रीति माना है, इन्होंने मागधी रीति की कल्पना किया है, इन्होंने कवि की 7 अवस्थाओं का उल्लेख, नहीं ये सब इम्पोर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखिए ना, इसमें राजशेखर का जो है प्रतिभा के 2 मान है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिमाग लगाना है। शंकुक, शंकुक का समय आपने अब देख ही लिया था। भटनायक हो गया हमारा। अभिनव गुप्त हो गया है, इसमें भी मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी पढ़ने के लिए नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं करवाना है। तो बेसिकली मुझे लगता है जो भरत मुनि वगैरह थे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने करवा ही रखा है वो सबको। ये सारे ग्रंथ के नाम तो मैंने ऊपर ही करवा दिए हैं, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है अब। तो ये नहीं, अब मुझे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट है सारे, ये शॉर्ट नोट्स बने तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी नहीं इतना आप कर पाओगे क्योंकि कल आपका पेपर है। इसको मैं ध्यान में रख के शाम में ये क्लासेस बना रही हूँ, रात में आपको ये क्लासेस मिल जाएगी। हो सकता है कि पेपर से पहले आप लोग देख पाएँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी, ठीक है। तो इतना ही दोस्तों, क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत आभार। मैंने जितना हो सका ना, मैंने इसमें मेहनत करने का कोशिश किया है। आप मुझे फीडबैक देके बताइएगा कितना ही आपके लिए यूज़फुल रहे, कितने क्या रहे। सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ों को आप मुझे बता सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब सोच रहे हैं कि यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए क्लासेस शुरू कर दें। अगर आपके आसपास अगर इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ज़रूर मेरे चैनल के बारे में बताइएगा। मैं उस पर फुल मेहनत करने का कोशिश करूँगी। पीडीएफ तैयार करवाती हूँ सारी चीज़ों का, और आप लोगों को पीडीएफ सहित सब कुछ मिलेगा। एक क्रॉस बोलते हैं ना कि एक क्रैश कोर्स टाइप से सब चीज़ आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप क्लासेस के साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार। कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट दोस्तों।